डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जेई के नीट के स्टूडेंट्स के लिए फ्रिक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं या जो क्वेश्चन इन एग्जाम्स में आने लायक हैं, ऐसे क्वेश्चन आज हम लेकर के आए हैं। इन्हीं में से पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। A body of mass m rests on a horizontal floor with which it has a coefficient of friction mu. It is desired to make the body move by applying the minimum force F. The magnitude of F is, तो F का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए आपको ये बतलाना है। तो बच्चों, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, थोड़ा सा वीडियो 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए पॉज कर लें और पॉज करके देखें कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, बनाने की कोशिश करें। ठीक, तो बच्चों, शायद अब तक आप लोगों ने कोशिश कर लिया होगा, कुछ बच्चों से बन गया होगा, कुछ बच्चों से भी शायद ना बना हो। तो यदि आपने इसको बनाया होगा तो इसका करेक्ट आंसर लास्ट वाला मिला होगा, डी। तो जिन बच्चों ने सही आंसर लाए हैं, करेक्ट आंसर लाए हैं, उनको मेरी तरफ से बधाई। लेकिन जिनसे नहीं बन पाया या जिनसे मिस्टेक हो गया है, वो जरा मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो मान लीजिए कि ये सरफेस, ये बॉडी, मास इसका m कहता है, और मान लीजिए कि हम इसे मोशन में लाने के लिए एक फोर्स अप्लाई किया। ये फोर्स अप्लाई किया एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टली फोर्स हो कोई जरूरी नहीं है, हमको मिनिमम फोर्स चाहिए, मिनिमम फोर्स। तो मिनिमम फोर्स पाने के लिए मान लीजिए कि हमको थीटा एंगल पे फोर्स अप्लाई करना पड़ा है। तो कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पर वर्क कर रहे हैं देखो। तो एक तो इसका कंपोनेंट आ गया एफ कॉस थीटा, यही बॉडी को मूव करेगा। एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ गया एफ साइन थीटा, इसका वेट अप्लाई हो गया एम जी, नॉर्मल रिएक्शन एन, और एफ कॉस थीटा उस तरफ ले जा रहा है तो इसका अपोज करेगा फ्रिक्शन। और चलने के ठीक पहले जो फ्रिक्शन होता है दोनों सरफेस के बीच में, इट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन और द मैक्सिमम फ्रिक्शन एंड विच इज इक्वल टू म्यू एन। तो बॉडी चलने के लायक तब होगा, चलने की कोशिश तब करेगा जब ये दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्स एक दूसरे के इक्वल हों। तो जैसे दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, वो उसको ले जाने की टेंडेंसी रखेगा। तो देखो, बॉडी जो है वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, न तो ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है। इसका मतलब कि अपवर्ड फोर्सेस इज जस्ट इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स। तो क्या मिलेगा, एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी, एंड देयरफॉर द नॉर्मल रिएक्शन इज एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन के लिए क्या होना चाहिए, एफ कोस थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू एन और ग्रेटर देन म्यू एन। ठीक है ना, ये बड़ा या बराबर होना चाहिए म्यू एन के। तो फॉर मिनिमम एफ, यदि एफ की वैल्यू मिनिमम है तो कंडीशन क्या होगा, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एन। ठीक, एफ जितना बड़ा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड उतना ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा। हमको बराबर चाहिए, हमको मिनिमम एफ चाहिए। तो मिनिमम किस कंडीशन में मिलेगा, जब दोनों इक्वल होंगे। अब चलिए उस तरफ एन की वैल्यू रख देते हैं। तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एम जी माइनस एफ साइन थीटा, म्यू जी माइनस एफ साइन थीटा।
ठीक है, F उधर भी है तो चलिए पहले उसको इस तरफ कर लीजिए। क्योंकि हमको F कैलकुलेट करना है तो F तो एक तरफ होना चाहिए, तो ब्रैकेट ओपन करो फिर उसको इस तरफ ले आओ, तो F cos थीटा प्लस म्यू F साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी। ठीक है, इतना मिलेगा। एंड देयरफॉर F कॉमन लिया और बाकी सबको उस तरफ ट्रांसफर किया, तो म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इतना मिलेगा। ठीक है, अब यदि F मिनिमम है, एक कंडीशन आप पर फिर अप्लाई कर सकते हो, यदि F मिनिमम है तो निश्चित रूप से डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा कि नहीं? तो फॉर मिनिमम F द cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम। जब ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तभी तो फोर्स मिनिमम मिलेगा। यदि मैक्सिमम है तो इसका डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा? मैक्सिमम मिनिमम के जो कॉन्सेप्ट है कि कोई भी फंक्शन यदि मैक्सिमम वैल्यू पर हो या मिनिमम वैल्यू पर हो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 हो जाता है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो कॉस थीटा को डिफरेंशिएट किया तो हो गया माइनस साइन थीटा प्लस म्यू इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो चलिए फिर से एक वैल्यू को, एक टर्म को उस तरफ ले चलो, म्यू निकालो, मतलब यहाँ से हम म्यू निकालें, तो म्यू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। तो इतने एंगल पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। जब इतने एंगल पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे देन यू नीड द मिनिमम फोर्स। तो खैर अभी ये नहीं पूछा है इसलिए मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, अभी मुझे तो यहीं से जरूरत है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एक एंगल बनाए तो परपेंडिकुलर म्यू हो गया, बेस 1 हो गया, तो एंगल थीटा हुआ। तो tan थीटा क्या निकलेगा? म्यू बाई 1 म्यू। तो इसका हाइपोटेनस क्या हुआ? ये हो गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो देखो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा हो गया 1 अपॉन रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और साइन थीटा हो गया म्यू अपॉन रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं एफ के फॉर्मूले में। एफ के फॉर्मूले में दोनों वैल्यू रख दो, कॉस थीटा की भी और साइन थीटा की भी, क्योंकि आंसर में देखो कहीं पर हमको थीटा नहीं दिया है, तो हमको थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा म्यू में, इसलिए हमने म्यू की वैल्यू थीटा के टर्म्स में निकाला। अब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लिया, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लिया। अब ये दोनों वैल्यू रख दो यहाँ, तो म्यू एम जी अपॉन 1 बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू इंटू म्यू, एक म्यू यहाँ पर पहले से है, एक म्यू यहाँ से आ रहा है, रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट, ये तो एलसीएम हो गया, इतना एलसीएम आ गया आपका। सो मिनिमम फोर्स एफ इज गिवन बाई म्यू एम जी अपॉन रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, एलसीएम मिला तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर, डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? ऊपर में रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा, म्यू एम जी अपॉन रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो इतना मिनिमम फोर्स हमें लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मूव द बॉडी। और किस एंगल पे लगाना पड़ेगा? तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एंगल पे लगाना पड़ेगा। एकदम हॉरिजॉन्टल लगाओगे तो मिनिमम फोर्स नहीं मिलेगा। तो
कभी कभी एंगल भी पूछा गया है कि कितने एंगल पे लगाना पड़ेगा, तो एंगल आपको निकाला गया था थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, और कितना लगाना पड़ेगा तो इतना लगाना पड़ेगा, ये हम लोगों ने यहाँ पर निकाला। तो बच्चों ये था आपका पहला क्वेश्चन फ्रिक्शन से। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ले रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम नंबर वाले क्वेश्चन में आएंगे। जैसे मेरी क्वेश्चन राइटिंग बंद हो, अब वीडियो को पॉज कर लेना 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं, और कोशिश करना कि हमारा क्वेश्चन बन सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। ए ब्लॉक ऑफ मास m rests on a rough horizontal surface. Coefficient of friction between the block and surface is mu. A force F equal to mg acting at an angle theta with the vertical side of the block to pull it. किसके लिए लगा है? पुल करने के लिए, to pull it. In which of the following, है ना, इस तरह से है, ये सरफेस, ये ब्लॉक और ये फोर्स जो वर्टिकल साइड से थीटा एंगल बना रहा है और वैल्यू उसकी mg के बराबर है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस the block be pulled along the surface. तो नीचे मैं इसका कंडीशन लिख रहा हूँ, उसमें से किस कंडीशन को अप्लाई करने पर ये सरफेस की डायरेक्शन में पुल होगा। तो पहला है tan थीटा ग्रेटर इक्वल टू म्यू, सेकेंड है cot थीटा greater or equal to mu. Then third option is tan theta by 2 is greater or equal to mu, and last option is cot theta by 2 is greater or equal to mu. इनमें से कौन करेक्ट है ये बतलाना है। तो वीडियो पॉज कर लें और पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो बच्चों अब तक आपने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया होगा, और तब आपको फिर से लास्ट ऑप्शन करेक्ट मिला होगा। द cot थीटा बाई 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू
म्यू। देखो फिर से कौन कौन से फोर्सेस इस बॉडी पे अप्लाइड हैं जरा देखें। तो एक तो हो गया इसका वेट mg डाउनवर्ड, सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन n अपवर्ड, f के दो कंपोनेंट मिल गए, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया यहाँ पर f cos थीटा, हॉरिजॉन्टल हो गया f sin थीटा। f sin थीटा इसको अपनी डायरेक्शन में पुल करेगा या करने की कोशिश करेगा, उसका अपोज करेगा फ्रिक्शन F = μn। आप कहेंगे फिर से आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लिया, क्या इतना फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है? बोले हाँ भाई, अगर उसको मूव करना है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को ही तो क्रॉस करना पड़ेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इस तरफ लग गया, इतने सारे फोर्सेस लगे, अब ब्लॉक जो है मूव कर रहा है, तो उसके मूव करने के लिए इसमें से कौन सा कंडीशन नेसेसरी है, जरूरी है, ये आपको निकालना था और आपने निकाला है। तो चलिए थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, f की वैल्यू mg के बराबर याद रखते हैं और बाकी तो फिर यहाँ से निकल आएगा। इन वर्टिकल डायरेक्शन n + f cos थीटा = mg। तो n बराबर हो गया mg - f cos थीटा, योर इक्वेशन नंबर 1। In order to pull the body, the f sin theta, इसको मैं राइट में लेता हूँ, the mu n should be equal to f sin theta। mu n जो है f sin theta के बराबर होना चाहिए, तभी तो पुल कर पाएगा। इक्वेशन नंबर 2, अब यदि 1 से 2 को मैं डिवाइड कर दूं तो n कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और मैं यही तो चाहता था, क्योंकि मुझको नॉर्मल फोर्स कितना है मुझे नहीं मालूम। मुझे f मालूम है, mg दिया हुआ है, थीटा मालूम है, दिया हुआ है। तो f इज ए नोन क्वांटिटी, थीटा इज ए नोन क्वांटिटी, तो नोन कौन सा है? n। हमको n को एलिमिनेट करना था और इसलिए मैंने लेफ्ट साइड में n वाले टर्म्स रखे हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ कर दिया है। अब इसको डिवाइड किया तो क्या बचेगा? 1/μ = mg माइनस f की वैल्यू रख रहा हूँ mg cos थीटा अपॉन mg sin थीटा अपॉन mg sin थीटा। ठीक है, mg ऊपर नीचे सब जगह कॉमन है, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, अच्छा, इक्वल एंड ग्रेटर दोनों लिया हुआ है, तो पुल करने के लिए बड़ा या बराबर होना चाहिए, राइट? ये बड़ा या बराबर होना चाहिए। ये जो पुल करने वाला जो फोर्स है, इट मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स। इतना, ये 1/μ की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर लेफ्ट में मिला sin थीटा is less than or equal to mu into 1 - cos थीटा, या इस cos थीटा को भी इस तरफ ले आओ अपॉन 1 - cos थीटा। ओके, तो म्यू के लिए ये जो आंसर हमको मिला है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, यानी थीटा वाले दोनों आंसर गलत हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ये θ/2 वाले आंसर ढूंढने पड़ेंगे कि इन दोनों में से कौन सा हो सकता है। तो चलो इसको थीटा को θ/2 में कन्वर्ट करो, तो क्या हो गया? 2 sin θ/2 cos θ/2 1 माइनस, अब cos थीटा बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2, इतना। ठीक, एंड इट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू म्यू। अच्छा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो साइन चेंज हो जाना था ना, साइन चेंज हो जाता था। अब ठीक है, और नीचे ब्रैकेट ओपन करें तो 1 - 1 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 sin θ/2
cos थीटा बाई 2, 1 माइनस 1 कैंसल, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कैंसल, साइन थीटा बाई 2 एक कैंसल, तो बच गया cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, और cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 मीन्स cot थीटा बाई 2 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू म्यू। तो कौन सा आंसर सही हुआ? ये आंसर हमारा करेक्ट हुआ कि cot थीटा बाई 2 की वैल्यू म्यू के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, तब हम इस बॉडी को पुल कर पाएंगे। तो बच्चों ये दो क्वेश्चन जो भी आपने किया लगभग एक जैसे ही थे, कॉन्सेप्ट दोनों जगह लगभग एक जैसे ही थे। तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन, और ये निश्चित रूप से सबसे बनना है एंड विद इन 2 मिनट बनना है, 2 मिनट के अंदर अंदर इसको बनाना है। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्वेश्चन नोट करिए। ए ब्लॉक प्लेस्ड ऑन ए horizontal surface is being pushed by a force F, making an angle theta with the vertical, फिर से एंगल वर्टिकल से दिया है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू। द फोर्स required to slide the block with uniform velocities. यस, वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन स्टार्ट करो। या चलिए मैं आंसर लिख देता हूँ, आंसर देख करके भी कई बार समझ में आता है कि इसका किस डायरेक्शन में सॉल्व करना है। तो मेरा आंसर मैं लिख रहा हूँ म्यू एम जी अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। सेकेंड है म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। थर्ड है म्यू एम जी and the last one is mu mg sin theta। इतना है। बच्चे म्यू एम डी लिख गया एम जी। हाँ तो बच्चे अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अभी तक जो क्वेश्चन हमने बनाए और इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। यदि आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा होगा तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पहले दो क्वेश्चन में हमने बॉडी को पुल किया और यहाँ पर हम बॉडी को पुश कर रहे हैं, पुश करना है, ठीक है। तो फिर से वैसे एक सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक, और ब्लॉक पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया है F, और कैसे किया है? पुश करने के लिए, पुश करने के लिए। ये एंगल थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे इस तरह से। अब एंगल यदि थीटा है तो फिर एंगल थीटा हो गया अल्टरनेट एंगल, और तब F का कंपोनेंट आ जाएगा F cos थीटा
दूसरा इधर मिलेगा एफ साइन थीटा। ठीक, ये एफ साइन थीटा इसको इधर पुश करेगा तो उसका अपोज करेगा फ्रिक्शन म्यू एन। इसका वेट mg नीचे लग गया और नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर। अब यहाँ पर एक कंडीशन दिया है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में चल रहा है ये। यदि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन जीरो। नो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन जीरो, और ये एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। ये बात समझ आ रही? तभी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में काम करने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम करने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, तभी तो एक्सेलरेशन जीरो मिलेगा, नेट फोर्स जीरो मिलेगा। तो देखो क्या क्या मिल रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। एक तो मिला n इज इक्वल टू ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं नीचे, mg प्लस एफ कॉस थीटा, n बराबर इतना हो गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लगा म्यू एन, उसके ठीक अपोजिट लग रहा है एफ साइन थीटा। ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो समझ लो कि बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो गया, और बॉडी यदि मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता जाएगा। ठीक, हमको यहाँ से f की वैल्यू निकालनी है, f की वैल्यू निकालनी है तो n की वैल्यू यहाँ से इसमें रख दीजिए, पहला तरीका, या आपस में डिवाइड कर दीजिए, दूसरा तरीका। चलिए मैं इसमें रख देता हूँ। तो म्यू n की जगह इतना रख रहा हूँ mg प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ब्रैकेट ओपन करें तो म्यू mg इक्वल टू एफ साइन थीटा, और ये एफ वाला जो टर्म है म्यू एफ कॉस थीटा है उसको उस तरफ ले जाओ तो माइनस म्यू एफ कॉस थीटा। ठीक, एफ को कॉमन ले लो और बाकी सबको इस तरफ आने दो। तो मैंने एफ कॉमन लिया तो बच गया साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू म्यू mg, and that's why the f is given by mu mg upon sin theta minus mu cos theta। कौन सा आंसर आ गया? फर्स्ट। कम से कम इतना फोर्स इस कंडीशन के लिए, हमको इस कंडीशन के लिए फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमें इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा बॉडी को पुश करने के लिए। यहाँ पर पुल नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना, पुश कर रहे हैं। तो पुश करते समय हमको इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो बच्चों अगला क्वेश्चन इसी पर डिपेंडेंट, इसी क्वेश्चन पर डिपेंडेंट अगला क्वेश्चन, और ये सबसे विदिन ए मिनट बनना चाहिए, 1 मिनट में बनना चाहिए। तो क्वेश्चन है, इन एबो क्वेश्चन इफ थीटा इज smaller than a certain angle, theta 0, the block cannot be made to slide on the surface no matter how great the force, B, then theta 0 is given by, यानी हमने जो फोर्स अप्लाई किया है थीटा एंगल पर,
हम यदि एक सर्टेन एंगल थीटा 0 से कम एंगल पर अप्लाई कर दें तो हम बॉडी को मूव कर ही नहीं सकते, चाहे हम जितना फोर्स क्यों ना अप्लाई कर लें, जितना चाहे उतना फोर्स अप्लाई कर लें, लेकिन वो मूव नहीं करेगा। तो वो थीटा 0 की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। ठीक है, तो थीटा 0 की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। तो देखो बच्चों, इसका पहले वाले क्वेश्चन के लिए एफ की वैल्यू हमने निकाला था, इतना आया था, जो मैंने अभी छोड़ दिया है। ये म्यू एम जी अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, म्यू कॉस थीटा किसकी वैल्यू थी? ये एफ की वैल्यू थी, फोर्स की वैल्यू थी। ठीक है, यदि मैं डिनोमिनेटर को 0 बना दूं, इस डिनोमिनेटर को 0 बना दूं, एफ की वैल्यू तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट फोर्स आप नहीं लगा सकते, मैं नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं लगा सकता, मशीन, कोई भी मशीन भी नहीं लगा सकता। और ये इनफाइनाइट फोर्स लगा नहीं सकता तो बॉडी को मूव कर नहीं सकता वो, क्योंकि बॉडी को यदि मूव करना है तो कितना फोर्स चाहिए? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट फोर्स इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, एंड दैट्स वाई चाहे हम जितना भी बड़ा फोर्स क्यों ना लगा दें, आपका बॉडी मूव नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो कंडीशन लगाओ, इफ थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 देन साइन थीटा 0 माइनस म्यू कॉस थीटा 0 मस्ट बी इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो फिर थीटा 0 कितना आया? अब निकालो। मैंने शायद पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना भूल गया। आंसर थे थीटा 0 इक्वल टू कॉट इनवर्स म्यू, सेकेंड था थीटा 0 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स म्यू, थीटा 0 इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, एंड लास्ट था थीटा 0 इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू। इनमें से सही आंसर बताना है। तो अब निकाल सकते हो कि सही आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इसको मैं इस तरफ कर लेता हूं। तो साइन थीटा 0 इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा 0। अब इस कॉस थीटा 0 को इस तरफ ले आओ, तो साइन थीटा 0 बाई कॉस थीटा 0 इक्वल टू म्यू, यानी कि tan थीटा 0 इक्वल टू म्यू, एंड देयरफॉर थीटा 0 इज tan इनवर्स म्यू। यदि आपने फोर्स इस एंगल पर या इससे छोटे एंगल पर, और छोटा एंगल ले लें, अप्लाई किया है, तो फोर्स जो होगा वो इनफाइनाइट चाहिए मूव करने के लिए, बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए। और इनफाइनाइट फोर्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, यानी कि बॉडी आपका मूव नहीं करेगा। इसका मतलब ये है। तो थीटा 0 की वैल्यू इतनी हमको मिलनी चाहिए। तो मैंने कहा था ना, आज हम पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही लेने वाले हैं। इसी तरह के नंबर वाले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हम थोड़ा सा अगले वीडियो में लेंगे। आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सब समझ लेते हैं फ्रिक्शन का। ये जितने क्वेश्चन आप करते जा रहे हैं, आप एक एक कॉन्सेप्ट समझते जा रहे हैं। अब एफ की जगह 10 न्यूटन आ गया, थीटा की जगह 30 डिग्री आ गया, तो ये सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, डबल ब्लॉक वाला। ठीक है ना, कि दो ब्लॉक एक ऊपर एक रखे हुए हैं, तब हम क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं ये देखिए। तो ये ब्लॉक ऑफ मास m स्मॉल m is placed
on another block of mass capital M, which is lying on a horizontal surface. The coefficient of friction एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर में एक ब्लॉक है मास कैपिटल एम का, इसके ऊपर ही दूसरा ब्लॉक है मास स्मॉल एम का। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स इज μ1 and that between the block of mass capital M and horizontal surface is μ2। इन दोनों के बीच μ1, इन दोनों के बीच μ2। What maximum force can be applied to the lower block so that the two blocks move without separation। बिना सेपरेशन के, यानी एक साथ चलने चाहिए। अब इसके आंसर्स मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ आपके लिए। m प्लस m μ1 माइनस μ2 जी। सेकेंड है m माइनस m μ2 माइनस μ1 जी। थर्ड है m माइनस m μ1 प्लस μ2 जी। और लास्ट है m प्लस m μ1 प्लस μ2 जी। फोर्स कहाँ अप्लाई हुआ है? लोअर ब्लॉक पे, यहाँ पर। तो इतना फोर्स हमको अप्लाई करना है, मैक्सिमम इतना फोर्स अप्लाई करना है कि दोनों ब्लॉक एक साथ चले। ये तब पॉसिबल होगा, हाँ, तो वीडियो पॉज करके जरा से 2 मिनट ट्राई कर लो और उसके बाद फिर देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। ठीक है, तो बच्चों अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और ये सही सॉल्व किया है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको डी आंसर मिला होगा, नहीं मिला तो देखो। ये ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर अपना वेट डालेगा mg, स्मॉल mg। तो नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले पर नॉर्मल रिएक्शन देगा N1 इक्वल टू mg।
ठीक है, ये दोनों ब्लॉक मिलकर के सरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगे फोर्स m प्लस एम जी। सरफेस पर जो फोर्स लगेगा इतना लगेगा, तो सरफेस ने नॉर्मल दिया n2 जो कि इसके बराबर होगा। अब मैंने इसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई किया है नीचे वाले ब्लॉक पर, तो नीचे वाला ब्लॉक जो है वो राइट की तरफ चलना चाहेगा, तो सरफेस का फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा, और अपोज करेगा तो मिलेगा म्यू n2, म्यू टाइम्स ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। और जब इसने इधर चलना शुरू किया तो सरफेस ने फ्रिक्शन लगाया इस तरफ, तो ऊपर वाला ब्लॉक भी इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। कितना? तो ऊपर वाले सरफेस जो लगाएगा वो होगा म्यू1 ये म्यू1 n1, इस पे जो नॉर्मल फोर्स लगाएगा उसका म्यू1 टाइम्स। और जब ऊपर वाले ब्लॉक ने नीचे वाले ब्लॉक पर म्यू1 n1 अप्लाई किया, तो नीचे वाला ब्लॉक भी ऊपर वाले ब्लॉक पर इतना ही फोर्स अप्लाई करेगा म्यू1 n1। फ्रिक्शन ये इस पर लगाएगा, ये इस पर लगाएगा, और जो सरफेस पे होगा, सरफेस पे मैंने इसको ऊपर लिख दिया है, चलो सरफेस पे ही लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह दिख रहा है ऐसा, म्यू1 n1। ये बिल्कुल सरफेस पे काम करता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे बना रहा हूँ ताकि समझ में आए कि ये म्यू1 n1 किस बॉडी पे लगा, ये म्यू1 n1 किस बॉडी पे लगा है। थोड़ा सा इसलिए ऊपर नीचे बना रखा है, ठीक है। अब दोनों विदाउट सेपरेशन चल रहे हैं, इसका मतलब कि जितना एक्सेलरेशन नीचे वाले का है उतना ही एक्सेलरेशन ऊपर वाले का भी होना चाहिए, सेम एक्सेलरेशन, और तभी तो दोनों के दोनों एक साथ मूव करेंगे, एक साथ मूव करेंगे। मान लीजिए कि सिस्टम का एक्सेलरेशन a है, पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, तो फॉर अपर ब्लॉक, ऊपर वाले ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन मिल रहा है? ऊपर वाले ब्लॉक पर एक ही फोर्स लगा है, वो है म्यू1 n1, और उसी कारण उसको एक्सेलरेशन a मिला, तो म्यू1 n1 इक्वल टू ma, n1 कितना, तो mg, तो म्यू इंटू mg इज इक्वल टू ma, m हो गया कैंसर, तो a की वैल्यू निकल गई म्यू जी, हो गया, a की वैल्यू हमको मिल गया, म्यू नहीं म्यू1 छूट गया है, म्यू1। फॉर लोअर ब्लॉक, लोअर ब्लॉक में देखिए तीन फोर्सेस लगे हैं, एक अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल फोर्स और दो फ्रिक्शन। ये सारे फोर्सेस मिलकर उसको एक्सेलरेशन दे रहे हैं, तो इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगा, F माइनस म्यू1 n1 प्लस म्यू2 n2 इक्वल टू m इंटू ए, इक्वल टू m इंटू ए। प्रिंसिपल ऑफ फ्री बॉडी, इस बॉडी का मोशन इस पर लगने वाले फोर्स और इस बॉडी का मोशन इस पर लगने वाले फोर्स से डिसाइड होगा, ठीक है। इनको हम आपस में लगे हुए हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक साथ चल भी रहे हैं, उसके बावजूद भी हम इनको फ्री बॉडी मानते हैं। ये इससे फ्री है, ये इससे फ्री है, इसका मोशन इस पर लगने वाले फोर्सेस से डिसाइड हो रहा है और इसका मोशन इस पर लगने वाले फोर्सेस से डिसाइड हो रहा है, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्री बॉडी। इतना मिल गया, ठीक है। तो F माइनस हमको F निकालना है, हमको F निकालना है, तो F इज इक्वल टू m, a की वैल्यू रख रहा हूं म्यू1g, इसको उस तरफ ले गया, प्लस म्यू1 n1 की वैल्यू है mg, म्यू1 इंटू mg, फिर उस तरफ ले गए इसको भी, तो प्लस म्यू2 और n2 की वैल्यू इतना m प्लस mg, ठीक। अब देखो कैपिटल M दो जगह, स्मॉल m दो जगह है, तो कैपिटल M को अलग करो
कैपिटल एम वालों को, और एम वहाँ से कॉमन ले लो। एम मैंने कॉमन लिया, जी तो सब में है तो जी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा μ1, और यहाँ से क्या बचेगा μ2। एम और जी तो कॉमन निकल गया, μ2। इसी तरह से एम जी, स्मॉल एम जी को कॉमन लिया तो यहाँ से मिला μ1, यहाँ से मिलेगा μ2, राइट। और तब μ1 प्लस μ2 कॉमन आ गया, जी कॉमन आ गया, तो क्या बच गया m प्लस m, m प्लस m, और μ1 प्लस μ2 और जी। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्री बॉडी आप सब जगह अप्लाई कर सकते हो, 100% सभी क्वेश्चन में कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन का फोर्स सही सही आपको लगाना पड़ेगा। अब देखिए कि अप्लाइड फोर्स सिस्टम को किस तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है और किसको मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो लगा है लोअर ब्लॉक को, ब्लॉक के ऊपर, तो लोअर ब्लॉक को अपनी डायरेक्शन में मूव करेगा, और तब उसके कांटेक्ट में जो जो सरफेस है उसका अपोज करेंगे। तो नीचे वाला सरफेस जिसके कांटेक्ट में अपोज करेगा तो अपोजिट फोर्स लगाएगा। ऊपर वाला ब्लॉक भी उसके कांटेक्ट में है, वो भी अपोज करेगा इस मोशन का, तो वो भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। और दोनों सरफेस एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाते हैं फ्रिक्शन के फॉर्म में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सरफेस ने ब्लॉक पर फोर्स लगाया लेफ्ट में, तो ब्लॉक भी सरफेस पर फोर्स लगाएगा राइट में। हालांकि सरफेस फिक्स है, इसलिए हम उस फोर्स को यहाँ पर नहीं दिखला रहे हैं, क्योंकि सरफेस का कोई मोशन नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले ब्लॉक ने नीचे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगाया लेफ्ट में, तो नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले पर फ्रिक्शन लगाएगा राइट में, और कितना लगाएगा, जितना ये है उतना ये भी आएगा। अब हर एक बॉडी केवल अपने पर लगने वाले फोर्सेस के कारण मूव करता है, ठीक है। तो ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर केवल एक ही फोर्स अप्लाई हुआ है, दैट इज द फ्रिक्शन अप्लाइड बाय द लोअर ब्लॉक। लेकिन लोअर ब्लॉक के ऊपर 3 फोर्सेस लग गए हैं, 1 द अप्लाइड फोर्स, सेकेंड द फ्रिक्शन बाय सरफेस, एंड थर्ड फ्रिक्शन बाय द अपर ब्लॉक। ये दोनों फ्रिक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन में है, एफ के अपोजिट, और फिर नेट फोर्स जो लगेगा इनका डिफरेंस। अब नेट फोर्स किधर होगा, नेट फोर्स किधर होगा तो अप्लाइड फोर्स की तरफ, तभी तो अपनी तरफ खींच पाएगा वो, तभी अपनी तरफ खींच पाएगा। तो इस तरह सबको सॉल्व करना है। हाँ, अब ये दे दिया 4 किलोग्राम, ये दे दिया 2 किलोग्राम, μ1 दे दिया 0.2, μ2 दे दिया 0.3, ऐसे आपको दे देगा सब। तो वो न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ में बनाना है तो ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अब एक फोर्स हम लेते हैं ऊपर वाले ब्लॉक पर, ये तो था नीचे वाले ब्लॉक पर। अब एक हम लेते हैं क्वेश्चन ऊपर वाले ब्लॉक पर। और ये क्वेश्चन में न्यूमेरिकल बेस पे ले रहा हूं। क्वेश्चन फिर से नोट करो, ब्लॉक ए ऑफ मास 35 kg, 35 kg इसको अपन नहीं लेते, दूसरा लेते हैं। बहुत लंबा हो जाएगा। तो ए ब्लॉक ए ऑफ मास 10 kg is resting on a frictionless a block A of mass 40 kg is resting on a frictionless floor. Another block of mass, another block B of mass 10 kg, ये हम 10 kg ले रहे हैं।
is resting on A, is resting on A. The coefficient of friction between the blocks are mu s equal to 0.5 and mu k equal to 0.4, अलग अलग, ठीक है। If a force F equal to 40 Newton is applied on D, then acceleration of B with respect to A, ये हमको निकालना है। तो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस, इस पर रखा है ब्लॉक ए और इस पर रखा है ब्लॉक बी, और फोर्स इधर अप्लाई हुआ, फोर्स इस पर अप्लाई हुआ है। तो कितना मिलेगा? ठीक है, अच्छा आंसर, तो आंसर दे रहा है A0 B 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, C 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड D 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना। तो देखो, हमने बी पे फोर्स लगाया, तो बी फोर्स की डायरेक्शन में चलने की टेंडेंसी रखेगा, और जैसे भी चलेगा फोर्स की डायरेक्शन में ए उसका अपोज करेगा, तो इस पर फ्रिक्शन लग गया इस तरफ। अब इसका वेट लग रहा है इतना m1g, ऊपर वाले ब्लॉक का मास m1 मान लिया, ठीक है ना, और हमको दे रखा है ये 10 kg। तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया n1, तो ये लग गया म्यू n1, कौन सा s, पहले तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। हाँ, अब यदि फोर्स इससे बड़ा है तो बॉडी तो मोशन में आ जाएगा, और बॉडी मोशन में आ जाएगा तो फिर ये काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, काइनेटिक में। अब नीचे वाले ने ऊपर वाले पे फोर्स लगाया लेफ्ट में, तो ऊपर वाला नीचे वाले पर फोर्स लगाएगा इतना ही फ्रिक्शन राइट में, तो ये फोर्सेस लग गए, बस इतना फोर्स है। तो F हमको दे रखा है कितना, 40 न्यूटन। अब N1 कितना होगा निकालते हैं। तो N1 हो गया m1g, m1 10, g की वैल्यू भी 10, 100। तो μs इंटू n1, तो μs 0.5 इंटू 100 में 50 न्यूटन, इट इज ग्रेटर देन F जो लगा है वो 40 न्यूटन का लगा है, 40 न्यूटन, जबकि फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है मैक्सिमम 50 न्यूटन। और यदि मैक्सिमम फ्रिक्शन 50 न्यूटन का आ रहा है तो फिर ये फ्रिक्शन इतना नहीं होगा, तो क्या मिलेगा, एंड देयरफॉर F इज इक्वल टू F, यानी कि 40 न्यूटन। यदि 50 न्यूटन लगाते तो 50 न्यूटन आता, तुमने तो 40 न्यूटन लगा रखा है, तो ये भी 40 न्यूटन ही आएगा, 40 न्यूटन ही आएगा। और तब उस 40 न्यूटन इस 40 न्यूटन से बैलेंस हो जाएगा
और बी जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। एंड दैट्स व्हाई द एक्सेलरेशन ऑफ द अपर ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द लोअर ब्लॉक इज 0। नो मोशन, नो नेट फोर्स, नो मोशन, और इसलिए एक्सेलरेशन 0 हो गया। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए कहता कि नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। ठीक है, तो नीचे वाले ब्लॉक पर इतना ही फोर्स लगा है, म्यू एस n1 नहीं, अब एफ लग गया तो इधर भी एफ ही लगेगा भाई, एफ एफ कितना है 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। ब्लॉक कितना है 40 किलोग्राम का, 40 किलोग्राम का। लेकिन ये जो ब्लॉक है इसी के ऊपर रखा हुआ है, हिल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस तो क्या कर दिए, एक दूसरे को बैलेंस कर दिए। ये फोर्स बच गया और ये फोर्स क्या करेगा, पूरे सिस्टम को चलाएगा, केवल इसी को नहीं चलाएगा। यदि मोशन में होता तो इसका मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते। इसका मोशन डिपेंड करता उस पर लगने वाले फोर्सेस से, इसका मोशन डिपेंड करता इस पर लगने वाले फोर्सेस से। लेकिन ऊपर वाला बॉडी तो मूव कर ही नहीं रहा है, वो तो इसके ऊपर जमा हुआ है, बैठा हुआ है। और इसलिए जब ये चलेगा, क्योंकि नीचे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो जब ये चलेगा तो साथ साथ ये भी चलेगा। तो जो टोटल मास है बॉडी का, यानी कि सिस्टम का, वो हो गया 40 × 10 = 50 किलोग्राम। और फोर्स लग रहा है एफ, एफ कितना हमने भी कैलकुलेट किया था, ये 40 न्यूटन। तो नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास 40/50, याद रखिएगा, केवल इसी का नहीं लेना है। हाँ, ये दोनों के दोनों अलग अलग मोशन में होते हैं, उसका अपना एक्सेलरेशन होता है, इसका अपना एक्सेलरेशन होता। तो उस केस में इस पर लगने वाला फोर्स क्योंकि इस पर भी एक नेट फोर्स लगता तभी तो मोशन में आता, तो उसका लिए अलग इक्वेशन बनता है, इसके लिए अलग इक्वेशन बनता है। लेकिन वो मोशन में नहीं है ऊपर वाला, याद रखो। और जैसे ऊपर वाला मास इसी का एक हिस्सा, इसी का एक पार्ट है, और जब ये चलेगा तो ये भी साथ में चलेगा उसके। तो टोटल मास क्या हो जाएगा 50 किलोग्राम। कौन चला रहा है 40 न्यूटन। तो कितना एक्सेलरेशन आएगा 40/50 यानी 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो कोई कहे कि लोअर ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, तो 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको कहे फिर तो इसका भी हो गया, वही एक्सेलरेशन इसका भी हो गया, बिल्कुल हो गया भाई। बट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। क्वेश्चन में क्या कहा है, विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए के रिस्पेक्ट में कितना एक्सेलरेशन रखता है। तो ए के रिस्पेक्ट में इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, उसी के ऊपर बैठा हुआ है, रेस्ट में है, 0 होगा। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ से पूछता तब फिर उसका भी आंसर होता 0.8। हाँ, अब कोई पूछे कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ए और बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, नो एक्सेलरेशन, 0। तो यहाँ 3 एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है, 4 पूछा जा सकता है। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर द एक्सेलरेशन ऑफ द ईच ब्लॉक इज इक्वल टू 0, बट with respect to surface acceleration of both the blocks is 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने सरफेस के रिस्पेक्ट में पूछा, ब्लॉक ए का पूछा, आएगा 0.5। तो फ्रिक्शन के क्वेश्चन में जिस तरह से क्वेश्चन जब सब सॉल्व करते हैं तो ये भी देखना पड़ता है, किसी का फ्री बॉडी डायग्राम यूज कर रहे हैं, इस पर लगने वाला फोर्स केवल एफ है, ये उसी के कारण चलेगा, वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब ये चलेगा तो उसके साथ साथ बी भी चलेगा, यानी उसका मास भी ए के मास में इंक्लूड हो जाएगा। और इसलिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते समय बी केयरफुल,
सावधान रहिए, दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो दोनों का मास कंबाइंड करके एक्सेलरेशन निकालना, नेट फोर्स अपॉन द टोटल मास। ओके, तो बच्चों ये थे फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं या आने लायक हैं कमिंग एग्जाम्स में। और ये मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिए हैं, एक्चुअल न्यूमेरिकल मैंने नहीं लिए कि ये 5 किलोग्राम के 10 किलोग्राम का, सब न्यूमेरिकल, सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने लिए हैं कॉन्सेप्ट आपका डेवलप करने के लिए, ताकि इस तरह के अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ आ रहे हैं तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। और अब मुझे मालूम है कब आप ऐसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों खूब बनाइए क्वेश्चन, जो आपके पास है बुक्स वहाँ से क्वेश्चन निकालिए फ्रिक्शन के, सॉल्व कीजिए सॉल्व कीजिए सॉल्व कीजिए, खूब बनाइए। कहीं गाड़ी अटकती हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आती हो, कहीं कोई डिफ़िकल्टी आती हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद।